हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल माइनिंग मिरर। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में एक न्यूज़, एक अपडेट के बारे में जो हम लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। वो क्या है? ए बिग थ्रेट फॉर द ऑस्ट्रेलियन आयरन ओर इंडस्ट्री, ए क्विक एनालिसिस बाय मी। तो ऑस्ट्रेलिया का आयरन ओर इंडस्ट्री के बारे में हम लोग क्यों बात करेंगे? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्या है, वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 जो आयरन ओर प्रोडक्शन करता है। तो एक टाइप का क्या है कि ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा वर्ल्ड का जो आयरन ओर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को ये रेगुलेट करता है। रेगुलेट तो नहीं बोलेंगे, एक टाइप का कंट्रोल टाइप का करता है। ठीक है, तो पहले ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ चीज़ हम लोग जान लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न साइड है, ये जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये एरिया में सबसे हाईएस्ट रिजर्व जो पाया गया है आयरन ओर का। ठीक है, खास करके अच्छा ग्रेड का जो मेन उसका रेगुलेट करता है पूरा का पूरा इकोनॉमी का। जितना भी हम लोग का रियो टिंटो, बीएससी विल्टन, जितना भी बड़ा बड़ा कंपनी है, सब इसी साइड में उनका माइंस है। ठीक है, तो अभी ऑस्ट्रेलिया के बारे में और कुछ हाईलाइट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट हो गया कि ऑस्ट्रेलिया में जो डिपॉजिट है या आयरन ओर जो रिजर्व है वो वर्ल्ड का 29% है। मतलब लगभग 30% जो आयरन ओर का रिजर्व है वो ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो सोचिए कि पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया ही पूरा आयरन ओर का डिपॉजिट में ही बना है। तो उसके बाद कौन कौन है आते हैं? जो ब्राज़ील है, रसिया है, चाइना है और इंडिया भी है। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया का रेवेन्यू जनरेट होता है, उसका 68% जो रेवेन्यू होता है वो आता है आयरन ओर का एक्सपोर्ट से। ये वर्ल्ड का नंबर 1 है आयरन ओर प्रोडक्शन में, और ये बिगेस्ट एक्सपोर्टर है टोटल वर्ल्ड में। इवन कोल के बारे में अगर बात करें तो भी वो अच्छा जो कुकिंग कोल होता है ना, वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही आता है। सबसे हाईएस्ट उसका रेट होता है। वो एक टाइप का मिनरल रिच जो कंट्री या कंटिनेंट बोल सकते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अब देखते हैं रैंक जो स्टील प्रोडक्शन में है वो 28 है। तो यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि ऑस्ट्रेलिया आयरन ओर प्रोडक्शन में नंबर 1 में है, लेकिन स्टील प्रोडक्शन में 28 है। मतलब वो है ही नहीं लिस्ट में। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा जो आयरन ओर प्रोडक्शन करता है पूरा का पूरा वो एक्सपोर्ट ही कर देता है। वहाँ पे वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम रखा है, जैसे 5.5 मिलियन टन ऐसा कुछ या 6 मिलियन टन इस टाइप का कुछ है वो बनाता है अपना कंट्री में। लेकिन बाकी जितना भी आयरन ओर उसको प्रोडक्शन करता है वो पूरा का पूरा एक्सपोर्ट करता है। और ये जो एक्सपोर्ट करता है उसका सबसे बड़ा जो इम्पोर्टर कौन है, मतलब उसका जो आयरन ओर खरीदता है उसका सबसे बड़ा खरीदार कौन है? वो है चाइना। ठीक है, चाइना ऑस्ट्रेलिया जितना प्रोडक्शन करता है आयरन ओर, उसका 80 to 85% ऑफ आयरन ओर चाइना ले लेता है। क्यों? क्योंकि चाइना में जो रिजर्व है, वो रिजर्व का जो परसेंटेज है या जो ग्रेड हम लोग बात कर सकते हैं, वो ग्रेड उसका बहुत कम है। मतलब मैं जो गया था चाइना, उसमें जो हम लोग को दिखाया था वो आयरन ओर का जो डिपॉजिट था उसका, वो था 29% ऑफ एफी कंटेंट। मतलब सोचिए हम लोग का इंडिया में 67% तक हम लोग अपना हेमाटाइट हम लोग को मिल रहा है, या मैग्नेटाइट भी हम लोग को अच्छा खासा मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो डिपॉजिट है वो 29% हाईएस्ट है। मतलब उसका जो एवरेज ग्रेड है वो आता है 20 to 21%। तो इतना एफी कंटेंट में से ही वो अपना पूरा का पूरा अच्छा खासा आयरन वो निकालता है। और स्टील प्रोडक्शन में भी वो टॉप में है, क्योंकि वो मैक्सिमम क्या करता है, इंपोर्ट करता है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अभी क्या है कि कुछ कुछ आयरन ओर डिपॉजिट जो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है वो है 2 टाइप का, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। हम लोग जानते हैं हेमाटाइट में हम लोग का मैक्सिमम 67% ग्रेड तक जा सकते हैं और मैग्नेटाइट में 72% तक जा सकते हैं। लेकिन जो हेमाटाइट परसेंटेज जो हेमाटाइट वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में मिलता है उसका ग्रेड है 56 to 62%। लेकिन जो मैग्नेटाइट उसके पास है उसका जो एफी कंटेंट है वो है 20 to 30%। ये इन्फीरियर क्वालिटी का है। ठीक है, अभी देखते हैं कि 96% एक्सपोर्ट इज द हेमाटाइट विच इज कॉल्ड डायरेक्ट शिपिंग ओर। ये जो हेमाटाइट उसके पास डिपॉजिट है उसको डायरेक्ट बोलते हैं DSO, डायरेक्ट शिपिंग ओर। क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल डिग इट एंड शिप इट। मतलब वहाँ से वो उठाइए और वहाँ पे सीधा एक्सपोर्ट कर दीजिए। वही उनका फंडामेंटल था। लेकिन अभी ये चेंज होने वाला है, इसीलिए हम बोल रहे हैं उसके लिए वो थ्रेट आने वाला है। क्या थ्रेट्स क्या क्या है? फर्स्ट हो गया इवोल्यूशन ऑफ स्टील मेकिंग टेक्नोलॉजी। देखिए हम लोग आयरन ओर प्रोडक्शन क्यों करते हैं?
क्योंकि आयरन ओर प्रोडक्शन का मेन पर्पस रहता है कि वो स्टील मेकिंग करते हैं। तो उसमें स्टील मेकिंग का जो टेक्नोलॉजीज होता है वो अभी धीरे धीरे चेंजेस हो रहा है, एडवांस भी हो रहा है, तो वो एक हो गया। सेकेंड थ्रेट क्या हो सकता है? ग्रीन रिवोल्यूशन एंड ग्रीन स्टील रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन क्या होता है कि हम लोग का जो ग्रीन हाउस गैसेस होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये ग्रीन हाउस वाला जितना भी गैसेस है, जैसे ही वो एनवायरनमेंट में जाता है, ऊपर वाला जो ओजोन लेयर में उसको पेनिट्रेट करता है, जिसके लिए हम लोग का हार्मफुल होता है एनवायरनमेंट। तो उसको बचाने के लिए अभी हम लोग को एक चैलेंज बन गया है वर्ल्ड के लिए पूरा, कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है उसका एमिशन को कम किया जाए। एक चैलेंजिंग है। इवन हम लोग का जो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ रहा है ना, ये सब उसी के बेसिस में आ रहा है कि जितना भी हम लोग का पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन उसको जितना कम कर सकते हैं, इवन लास्ट में बंद भी हो जाएगा कि उसमें जो एमिशन होता है उसको कम करके अपना एनवायरनमेंट को बचाया जाए। तो वो आ गया ग्रीन रिवोल्यूशन में। अब ग्रीन स्टील रिवोल्यूशन क्या है? जैसे आयरन, पहले आयरन को मल्टन आयरन जो बनाते हैं या पिग आयरन जो बनता है वो बनता है हम लोग का ब्लास्ट फर्नेस में, ठीक है। तो ब्लास्ट फर्नेस के आयरन को पिग आयरन बनाने के टाइम में या इवन स्टील मेकिंग के टाइम में भी देखिएगा यहाँ पे बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे नॉक्सियस गैसेस जो हार्मफुल हो सकते हैं एनवायरनमेंट को, वो सब भी निकलता है उसी के साथों साथ। तो उसको भी कम करना अभी जरूरी पड़ गया। थर्ड चीज़ क्या हो गया? कॉशसनेस ऑफ कंट्रीज अबाउट द इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। जितना भी कंट्रीज था, बहुत सारा कंट्रीज था, इवन अगर आप बात करें हम लोग चाइना के बारे में, तो चाइना ही था पहला कंट्री जो कि कभी भी नहीं मानता था ये सब चीज़ को। उसका इंडस्ट्री को इतना ग्रोथ किया, कभी उसको एनवायरनमेंट में जितना एमिशन होता है उसको कंट्रोल नहीं किया, लेकिन अभी उसका हालत इतना ख़राब हो चुका है, उसका आदमी लोग वहाँ पे ठीक से नहीं रह पाते हैं, इतना डेंजरस हो चुका है उसका एनवायरनमेंट। इसीलिए वो अभी से वो बोल चुका है कि मेरे को ग्रीन रिवोल्यूशन या ग्रीन स्टील रिवोल्यूशन में मेरे को पार्टिसिपेट करना है, और हर चीज़ को वो कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा है, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, चाहे ग्रीन पेट्रोल या डीजल हो या ब्लास्ट फर्नेस हो, ठीक है। तो अभी सबको ही कॉशस हो चुका है कि अभी से अगर हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे इस सब चीज़ को, तो बाद में हम ही लोग के ऊपर ये दिक्कत हो जाएगा। फोर्थ क्या है? ऑस्ट्रेलिया के लिए ये सब थ्रेट्स है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। फोर्थ थ्रेट्स क्या है उसके लिए? एमर्जिंग न्यू प्लेयर्स इन द आयरन ओर एक्सपोर्ट बिजनेस। तो जो आयरन ओर एक्सपोर्ट बिजनेस, ऐसा नहीं कि खाली ऑस्ट्रेलिया में ही खाली डिपॉजिट है, लेकिन बहुत सारे ऐसा भी देश है जहाँ पे अच्छा खासा डिपॉजिट है, जैसे कि ब्राज़ील हो गया, गिनी हो गया। चाइना में तो है लेकिन उसका परसेंटेज, उसका मैंने एफी कंटेंट अच्छा नहीं है, लेकिन जो सबसे बेस्ट ग्रेड अभी मिल रहा है वो ये दोनों में से मिल रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा प्लेयर है जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक्सपोर्ट बिजनेस को डाउन कर सकता है। तो ये एक बड़ा थ्रेट है, क्योंकि ब्राज़ील के पास अभी 65% तक या 67% तक मिल रहा है, गिनी के पास भी 67% तक एफी कंटेंट मिल रहा है। तो अगर मार्केट में 65-67% एफी मिल रहा है, तो वो बाकी लोग 62 तक या 58 तक क्यों जाएगा? तो वो भी एक ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। तो ग्रेड, क्योंकि आप हम लोग को पता है कि कभी भी अगर हम लोग आयरन मेकिंग करते हैं या स्टील मेकिंग करते हैं, तो उसमें क्या है कि जितना अच्छा ग्रेड रहेगा आयरन का, उतना अच्छा वहाँ पे उसका स्टील बनेगा, और उतना कम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ पे क्रिएट होगा या फॉर्मेशन होगा। इसीलिए अच्छा ग्रेड अगर मिलता है कहीं, तो हमेशा वही ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन स्टील रिवोल्यूशन के बेसिस में सारा कंट्रीज उसी को ही फॉलो करेंगे। तो वो एक ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट हो चुका है, ठीक है। अभी एक फोरकास्ट आया है कि ऑस्ट्रेलिया का जो एक्सपोर्ट करता था $131 बिलियन लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, उसको मैंने 22-23 में $131 बिलियन वो अपना रेवेन्यू जनरेट किया था। लेकिन आने वाला टाइम में अभी फोरकास्ट आ चुका है, जितना अभी डिमांड उसका कम हो रहा है, कि 2024 और 25 तक वो $100 बिलियन में आ जाएगा। मतलब वहाँ पे $31 बिलियन का लॉस होने वाला है, और ये भी लॉस आगे और बढ़ता जाएगा अगर ऑस्ट्रेलिया अभी से रेडी खुद को नहीं करता है, ठीक है। तो अब चलते हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ है। अगर हम लोग इसको एक शॉर्टकट की बात करें, पहला चीज़ क्या हो गया कि जो स्टील इंडस्ट्री है, वो स्टील इंडस्ट्री अगर ग्लोबल एमिशन के बारे में बताए, टोटल वर्ल्ड को अगर काउंट करें, तो जितना एनवायरनमेंट में हाई कार्बन डाइऑक्साइड जाता है ना, उसका 6-9% शेयर उसी का है स्टील इंडस्ट्री से। वो बहुत बहुत बड़ा ये अमाउंट है। उसके बाद हम लोग अगर जो लो ग्रेड आयरन ओर होता है, उसमें से अगर हम लोग स्मेल्टिंग करके उसमें से हम लोग स्टील निकालेंगे, तो उसमें लो ग्रेड आयरन मतलब उसमें ज़्यादा आपको
कोकिंग कोल देना पड़ेगा या कोल देना पड़ेगा। उसके बाद ज़्यादा आपको वहाँ पे फ्लक्स ऐड करना पड़ेगा उसको हैंडल करने के लिए, उसका इम्प्योरिटीज़ को। तो उसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारा दूसरा जो गैसेस होता है, जो नाइट्रस होता है, वो सब भी यहाँ से निकलता है। तो ग्रेड भी बहुत बड़ा मैटर करता है। अभी देखिए एक थंब रूल है कि एक टन जो मल्टन स्टील बनाने के लिए, एक टन मल्टन स्टील के लिए हम लोग को 1.9 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं। सोचिए, एक टन के लिए एक 1.9 टन, अगर उसी हिसाब से हम लोग काउंट करें तो बहुत बड़ा है। लेकिन अगर आपका ग्रेड खराब हो गया, ये ग्रेड जो है वो है ब्लास्ट फर्नेस का जो ज़रूरत है, जैसे 62% ज़रूरत है मिनिमम, तो वहाँ तक जाएंगे तो इतना हो रहा है। लेकिन अगर आपका ग्रेड कम हो गया, 58%, 56% हो गया, जैसे ऑस्ट्रेलिया में अभी वो हालत है, तो उसमें क्या होगा कि उससे 200 kg मोर वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग जो अभी हुआ था सर्वे, उसमें ऑलरेडी हम लोग का टारगेट था कि 2100 जो ईयर तक हम लोग 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टोटल ग्लोबल में बढ़ सकता है। मतलब जिस तरह से एमिशन हो रहा है तो 1.5 डिग्री वो बढ़ जाएगा, ठीक है। 2100 जब ईयर आएगा, अभी चल रहा है 2024, 2100, ओके। लेकिन अभी हम लोग 1.5 डिग्री बढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जो हम लोग का थ्रेशोल्ड था उससे लिमिट से हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। तो अभी अगर नहीं सोचेंगे तो बाद में ये कभी भी हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो अब चलते हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया के पास डिपॉजिट का एफी कंटेंट है या जो ग्रेड है उसका अगर खराब है, तो उसको चैलेंजेस क्या क्या आएगा, किस चीज़ को वो काम करना चाहिए जिसमें वो एक्चुअली ये सब जो उसका एक्सपोर्ट ऑलरेडी डाउन हो चुका है, उसका डिमांड कम हो रहा है, तो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से खुद को वो फिर से सेट करेगा। तो पहला चीज़ है कि अगर ब्लास्ट फर्नेस में हाई ग्रेड चाहिए तो आपको पहले हाई ग्रेड बनाना पड़ेगा। मगर अगर आपके पास 56% से लेके 62% तक आपका आयरन ओर है तो उसको आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे आप ऐसे यहाँ पे माइनिंग कर दिए और माइनिंग से शिपिंग करके सीधा भेज दिए, वहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिए, वो सब अभी नहीं चलेगा। इसीलिए अभी ऑस्ट्रेलिया क्या, ऑस्ट्रेलिया इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। तो अभी क्या है कि उसको प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नहीं तो जो अल्टरनेटिव है ब्लास्ट फर्नेस का जो एमिशन को कट करने के लिए, उसको भी आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। जो अल्टरनेटिव जो आपको चैलेंजेस है या अल्टरनेटिव जो टेक्नोलॉजी है उसको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि चाइना जो है वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है। तो चाइना अभी पकड़ के बैठ गया है कि मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को ड्रास्टिकली रिड्यूस करना है। तो अगर आप अच्छा ग्रेड दीजिएगा तभी हम लेंगे। 85% वो ले रहा है, जितना प्रोडक्शन कर रहा है ऑस्ट्रेलिया उसका 85% चाइना ले रहा है। तो वो अगर वो डील करेगा या अगर वो शर्त रखेगा, कंडीशन रखेगा, अगर आपका यहाँ पे ग्रेड अच्छा नहीं हुआ तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट में दूसरा प्लेयर है, तो हम आपका ग्रेड क्यों लें। तो उसमें ऑस्ट्रेलिया को दिक्कत हो सकता है। इसीलिए अभी ऑस्ट्रेलिया क्या है, आने वाला इवन विद इन 20 ईयर्स, 10 to 20 ईयर्स उसको उसका जो प्रोसेसिंग प्लांट है उसमें वो फोकस करना ज़रूरी हो जाएगा। क्योंकि अभी जो डायरेक्ट शिपिंग और वो नहीं रहा। आप डिगिंग करिए, आप उसके बाद उसको प्रोसेसिंग करिए, फिर आप उसको शिपिंग करिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फंस गया ऑस्ट्रेलिया। ग्रीन स्टील रिवोल्यूशन, ये ग्रीन स्टील रिवोल्यूशन क्या है जो बार बार अभी हम लोग बात कर रहे थे। पहला चीज़ है कि ग्रीन स्टील रिवोल्यूशन होता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस जो प्रोडक्शन होता है स्मेल्टिंग के द्वारा या जो ब्लास्ट फर्नेस के द्वारा या स्टील मेकिंग के द्वारा, उसको हम लोग कम करेंगे और ऐसा कुछ चीज़ निकालें जो कि डायरेक्टली हम लोग का काम भी हो जाए और ये गैस भी ना निकले। यहीं पे आता है डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ आयरन, मतलब जो आता है डायरेक्ट रिडक्शन आयरन, DRI। इसमें क्या है, हम लोग यूज़ करेंगे नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस होता है वो होता है हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन रहता है। खास करके जैसे कि मीथेन हो गया, ये भी रहता है, या उसका पूरा फैमिली उसमें रहता है, ठीक है। तो लेकिन ये जो मीथेन गैस है इसको अगर हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, इसमें कार्बन भी रहता है और हाइड्रोजन भी रहता है। तो वहाँ पे जो हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में खाली कोल यूज करते हैं कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाने के लिए, ताकि Fe यहाँ पे अलग हो जाए। यहाँ पे लेकिन हम लोग हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं और कार्बन को भी यूज कर सकते हैं। ये जो डायरेक्ट रिडक्शन आयरन या DRI है, इसको करने के लिए हम लोग का जो ग्रेड चाहिए, परसेंटेज जो ग्रेड है हम लोग का आयरन का, वो मिनिमम 65% होना चाहिए, अप टू 67% या हायर जो भी रहता है। इतना ग्रेड का रहेगा तभी जाके डायरेक्ट रिडक्शन आयरन जो है वो अच्छा खासा होगा
और जो हम लोग को चाहिए वो हमको मिल जाएगा, और स्टील मेकिंग में भी बहुत ईजी होगा और अच्छा ग्रेड का स्टील बनेगा। ठीक है, तो DRI है क्या? तो डायरेक्ट रिडक्शन आयरन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्ज आयरन या डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन और मेटलाइज्ड आयरन। तो अभी बात करेंगे ये ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेशन जो है और जो डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ आयरन जो है DRI, उसमें जो ऑपरेशन में डिफरेंस क्या है। देखिए, ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेशन जो होता है, सिंपल एक शॉर्टकट में बताते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में ऐसा रहता है, ऊपर से हम लोग जो चार्ज देते हैं, चाहे आयरन ओर हो गया, उसके बाद आ गया कोल, आ गया फ्लक्स जो डोलोमाइट होता है या लाइमस्टोन होता है, उसके बाद दूसरा जो चीज़ आ गया जैसे पेलेट्स आ गया या सिंटर्स आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग के हीट चैम्बर हम लोग मेंटेन कर रखते हैं, जिसका टेम्परेचर मिनिमम 1800 टू 1900 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करते हैं। तो नीचे से हम लोग यहाँ पे जो हॉट एयर को यहाँ पे ब्लो करते हैं, और कभी कभार यहाँ पे जो फाइन कोल है उसको भी हम लोग यहाँ पे स्प्रे करते हैं, ताकि उसमें जो अंदर में जो रिडक्शन है वो अच्छा हो। रिडक्शन मतलब क्या होता है, जो Fe2O3 होता है उसको हम लोग रिड्यूस करके Fe प्लस CO2 बना लें। ठीक है, तो जो हम लोग को चाहिए वो Fe होता है और CO2 चल जाता है एनवायरनमेंट में, प्लस यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज होता है वो आ जाता है स्लैग्स में। ठीक है, तो इतना सारा प्रोडक्ट यहाँ पे निकलता है ब्लास्ट फर्नेस से। लेकिन अगर हम डायरेक्ट रिडक्शन आयरन के बारे में बात करें, वो दो तरह का होता है, एक होता है कोल बेस्ड, एक होता है गैस बेस्ड। मतलब हम कोल को यूज़ करके भी हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं डायरेक्टली, और गैस को भी यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं डायरेक्टली। तो डायरेक्ट रिडक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर ये हो गया हम लोग का आयरन जो हम लोग उसके अंदर डाल रहे हैं, जो रिएक्टर के अंदर डाल रहे हैं या जो किल्न के अंदर डाल रहे हैं या जो चैम्बर के अंदर डाल रहे हैं, उसमें क्या होगा, ये जैसे हो गया Fe2O3। तो ये जो ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन हम लोग आयरन से उसको आइसोलेट कर दें तो हम लोग को आयरन मिल गया। तो ये ऑक्सीजन को निकालने के लिए हम लोग हाइड्रोजन भी यूज़ कर सकते हैं और कार्बन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐसा नहीं करेंगे ताकि जैसे ब्लास्ट फर्नेस में दिक्कत हो रहा था या बहुत सारा चीज़ निकल रहा था, वो नहीं होगा, ये डायरेक्टली रिड्यूस होगा। इसमें हम लोग का मेन पर्पस रहता है ऑक्सीजन को यहाँ से उसको निकाल देना है। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस को यूज़ करें तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर यहाँ पे H2O होके निकल जाएगा। नहीं तो अगर कार्बन को भी यूज़ करें आज गैस फॉर्म में, तो भी ये ऑक्सीजन को निकाल के CO2 में निकल के या CO में निकाल के निकल जाएगा। तो हम लोग को डायरेक्टली ये मिल जाता है। तो अगर इस तरह से कभी हम लोग करते हैं कोई भी काम, तो यहाँ पे जो आयरन ऐसा दिखता है ना, वो धीरे जैसे ही ऑक्सीजन वहाँ से निकल जाएगा, वो वहाँ पे पोरस दिखेगा, एक स्पॉन्ज टाइप का, इसीलिए इसको बोलते हैं स्पॉन्ज आयरन। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करें जो नेचुरल गैस हम लोग यूज़ करें, वो तो प्रॉपरली मिलना चाहिए, क्योंकि अगर टोटल वर्ल्ड इसके पीछे जाएगा कि डायरेक्ट रिडक्शन आयरन को अडॉप्ट करना है, तो उसका सफिशिएंट वहाँ पे नेचुरल गैस का या हाइड्रोजन का या कार्बन जो गैसेस फॉर्म में वो उसको मिलना चाहिए। तो वो तो सबके लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे बात आता है कि किस तरह से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा या मैक्सिमम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन वहाँ पे सप्लाई सबको मिले। तो वहाँ पे बात आता है फिर कि किस तरह से हम लोग जो वाटर है, जो है हम लोग का H2O, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करके H2 को अलग कर दे, हाइड्रोजन को अलग कर दे। तो ये एक पार्ट हो गया। लेकिन जो अभी चल रहा है काम, जो है नेचुरल गैस, और नेचुरल गैस को भी आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि नेचुरल गैस में क्योंकि हाइड्रोकार्बन से वो हाइड्रोकार्बन से या उसका जो फैमिलीज है लाइक मीथेन CH4। तो ये CH4 जो है, अगर हम डायरेक्टली यूज़ कर लें उसको रिड्यूस करने के लिए, मैंने DRI बनाने के लिए, तो उसमें बहुत स्लो होगा। उसके बाद क्या होगा कि जो कार्बन सूट मतलब क्या होता है कि जो जैसे गन पाउडर जैसे पाउडर टाइप का चीज़, वो भी बनेगा अगर हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं नेचुरल गैस को। तो वो भी चोक कर सकता है रिएक्टर को या किल्न को चोक कर सकता है। इसीलिए नेचुरल गैस को फिर से हम लोग उसको रिफाइन करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं रिफॉर्म। ठीक है, रिफॉर्म करना पड़ेगा, ताकि जो नेचुरल गैस है जिसमें CH4 रहता है, उसको हम लोग इस तरह से रिफॉर्म करें ताकि कार्बन अलग हो जाए और हाइड्रोजन अलग हो जाए। तो कार्बन से भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं और हाइड्रोजन से भी रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि हम लोग का मेन पर्पज है ऑक्सीजन को आयरन से अलग करना। ठीक है, तो ये हो गया एक मोटा मोटी यहाँ पे लगभग जो स्पॉन्ज आयरन कैसे बनता है। लेकिन जो मेन पर्पज़ है कि ऑस्ट्रेलिया में जो लो ग्रेड का जो आयरन ओर है, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि डायरेक्ट रिड्यूस आयरन के लिए वो कैसे सप्लाई करेगा,
क्योंकि चाइना अभी डिमांड कर रहा है कि मेरे को DRI बनाना है या मेरे को ग्रीन रिवोल्यूशन में उसको आगे बढ़ाना है, तो उसको अच्छा ग्रेड का मेटल चाहिए। तो अच्छा ग्रेड का मेटल अगर ऑस्ट्रेलिया को देना पड़ेगा तो उसको प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, और प्रोसेसिंग करने के बाद भी उसका जो एक्सपोर्ट कर रहा था, ऐसा नहीं कि उसका जो अभी का जितना अमाउंट वो एक्सपोर्ट कर रहा है उतना अमाउंट वो वहाँ पे प्रोसेसिंग करके एक्सपोर्ट कर पाए, तो कहीं ना कहीं वो उसका लॉस होना ही है। क्योंकि बहुत सारा प्लेयर अभी भी है जिसके पास 65 to 67% ऑफ आयरन कंटेंट ऑलरेडी है। तो चाइना और ऑस्ट्रेलिया का जो रिलेशन था, जो चाइना वहाँ से ले रहा था 85% वहाँ से वो इम्पोर्ट कर रहा था, हो सकता है वहाँ पे पार्टीशन आ जाए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा लॉस हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के लिए कि उसका जो सबसे बड़ा पार्टी है वो उसका हाथ छोड़ सकता है या उससे कम सप्लाई ले। तो इसीलिए उसका ऑलरेडी एक मीटिंग या कॉन्फ्रेंस हो चुका है कि अगर ऑस्ट्रेलिया को आगे में सेम टाइप का इकोनॉमी बनाना है, सेम टाइप का रेवेन्यू जनरेट करना है, तो उसको आने वाला 10 to 20 ईयर्स के अंदर अपने आप को सुधारना पड़ेगा, बहुत सारा प्रोसेसिंग प्लांट को बैठाना पड़ेगा, और जो मार्केट में डिमांड है वो मार्केट को फुलफिल करना पड़ेगा, इवन इंक्लूडिंग द ग्रीन स्टील रिवोल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया कि छोटा सा केस स्टडी टाइप का एक एनालिसिस। तो अभी एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि एक स्पॉन्ज आयरन बनाते हैं तो वो स्पॉन्ज आयरन कैसे बनता है और उससे स्टील मेकिंग कैसे होता है। ये वीडियो मेरे को अच्छा खासा मिला है तो आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।